नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। और आप जानते हैं दोस्तों, हम आर ओ की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अक्टूबर माह का करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर आपका आर ओ के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुछ स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि हम मंथ वाइज जो है करंट अफेयर करा दें, तो हम उनकी डिमांड पर जो है मंथ वाइज करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। और सबसे पहले हम लेकर आए हैं अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर। ठीक है। और अगर ये क्लास आप सबको पसंद आती है, इसी के आधार पर हम नवंबर मंथ का भी करंट अफेयर लेकर आएंगे। और चलिए देख लेते हैं अक्टूबर में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, वो हम सब इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। और करंट अफेयर को हमने कुछ इस तरह से पॉइंट के हिसाब से रखा हुआ है ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एशियाई पैरा खेल 2023 में भारत ने 111 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं ये आपको याद रखना है, 111 पदक जीते हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं ये हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले एशियाई पैरा खेल 2023 से जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा, भारत ने कितने पदक जीते हैं। आपके 111 पदक जीते हैं। और ये एशियाई पैरा खेल जो ये कहाँ हुए हैं ये आपसे पूछा जाएगा। ये चीन के हांगू शहर में हुए हैं। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। और इसका संस्करण कौन सा था, ये आपका चौथा संस्करण हो जाता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। और भारत ने कुल 111 पदक जीते हैं और पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है ये भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आपको जो है इसी तरह से पॉइंट के हिसाब से आपको सब चीज़ें या तो नोट करके रख लेनी है या आपको वीडियो अच्छी तरह से देख लेना है। आपके एक बार में जो है सारे डाउट जो है क्लियर होते चले जाएंगे। और पदक तालिका में भारत का जो स्थान है ये हो जाता है हमारा पांचवा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। इसके बाद कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। ये हो जाता है आपका, भारत ने 29 स्वर्ण जीते हैं, 31 रजत जीते हैं, 51 कांस्य और कुल जो है 111 पदक इन्होंने जीते हैं। कुल पदक से आपको याद रखना है। और चीन ने जो है 214 स्वर्ण जीते हैं और ये पदक तालिका में जो है शीर्ष पर रहा है। शीर्ष का स्थान आपसे पूछा जाएगा, शीर्ष पर जो है कौन रहा है, तो ये आपका चीन रहा है। ठीक है। और भारतीय पैरा एथलीटों ने हांगू में 3 विश्व रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। कौन कौन से तोड़े हैं, एक ये हो जाता है आपका, गुज्जर सुंदर सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक में F46 स्पर्धा में 68.60 मीटर के प्रयास में स्वर्ण पदक जीता है। ये एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है, इनसे ही जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। बात करते हैं, सुमित ने पुरुषों की भाला फेंक में जो है 73.29 मीटर के प्रयास के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इससे भी जो है पॉइंट पूछा जाएगा। और पुरुष कंपाउंड टीम ने 158 स्कोर के साथ में तीसरा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये तीनों रिकॉर्ड जो हैं आपको पूछे जाएंगे। यहाँ देख लेते हैं, ये स्थान हो जाएगा आपका। सबसे पहले आपका चीन हो जाएगा, कितने स्वर्ण इसको जीते हैं, कितने रजत जीते हैं, कितने कांस्य जीते हैं और कुल पदक कितने जीते हैं चीन ने, ये भी सब आपको देख लेना है। दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका ईरान, तीसरे पर आ जाता है जापान और फोर्थ नंबर पर आपका कोरिया आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसके बाद जो है पाँचवें नंबर पर आपका आ जाता है भारत। और ये हो जाता है आपका एशियाई पैरा खेल 2023। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और चलिए बात कर लेते हैं, अगला जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। राजकुमार राव निर्वाचन आयोग के नेशनल आइकन नियुक्त किए गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग ने जो है 26 अक्टूबर 2023 को अभिनेता राजकुमार राव को अपना आइकन नियुक्त किया है। कौन सा, राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है। और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता जो आपके अभिनेता राव ने मतदाता शिक्षा वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इससे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये हो जाता है आपका, उनकी फिल्म न्यूटन के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी जो है उनको प्रदान किया गया है। कौन सी फिल्म है, न्यूटन फिल्म है। किसको मिला है, राजकुमार राव को ये अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर का। निर्वाचन आयोग ने इसी वर्ष अगस्त में जो है पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना नेशनल आइकन बनाया था। ठीक है, अगस्त में बनाया था आपका सचिन तेंदुलकर को, और अब बनाया गया है अक्टूबर में बनाया गया है राजकुमार राव को। ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। और ये हो जाते हैं आपके राजकुमार राव। चलिए बात कर लेते हैं, ये आ जाता है आपका श्रीलंका। और श्रीलंका द्वारा निःशुल्क वीज़ा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। श्रीलंका द्वारा निःशुल्क वीज़ा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है और इसके बारे में देख लेते हैं। श्रीलंका ने हाल ही में 7 देशों, कौन कौन से देश हो जाते हैं, भारत, रूस, चीन, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड, इनके नागरिकों को निःशुल्क वीज़ा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है।
ठीक है, इन केवल इन 7 देशों के लिए जो है पायलट परियोजना शुरू की है। और यह परियोजना इन देशों के लिए विदेशी नागरिकों को 31 मार्च 2024 तक मुफ्त वीज़ा प्राप्त करने की अनुमति देती है। ठीक है, कब तक? ये आ जाती है आपकी 31 मार्च 2024 तक। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है। और ये हो जाता है श्रीलंका लॉन्च वीज़ा फ्री एंट्री। बात कर लेते हैं अपनी। सुल्तान इब्राहिम बने मलेशिया के नए राजा। सुल्तान इब्राहिम जो है मलेशिया के नए राजा बने हैं। और मलेशिया के शाही परिवारों ने जौहर राज्य के शासक सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को देश का नया राजा चुन लिया है। ये नाम आपको याद रखना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। आपको 4 नाम दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक नाम छांटना होगा। तो ये हो जाता है आपके सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। और सुल्तान इब्राहिम को 17वां जो है राजा चुना गया है। ठीक है, और शासक सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान की जो है ये जगह लेंगे। ये हो जाते हैं आपके सुल्तान। और ये हो जाते हैं आपके सुल्तान सिकंदर। और चलिए बात कर लेते हैं, ये हो जाते हैं आपके चौथी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट फिको। कौन बने हैं? ये नाम आपको याद रखना है। रॉबर्ट फिको बने हैं। कहाँ के बने हैं? स्लोवाकिया के बने हैं। रॉबर्ट फिको 26 अक्टूबर 2023 को चौथी बार यूरोपीय देश स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ से केवल आपका एक ही क्वेश्चन बनता है कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। इनका नाम आपको याद रखना है, रॉबर्ट फिको इनका नाम हो जाता है। और यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं रॉबर्ट फिको। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना, इसके बारे में जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपसे पूछा जाएगा, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 25 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, इसके तहत जो उत्तराखंड के जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने को मंजूरी दे दी है। ठीक है, और ये कहाँ हो जाता है? यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना हो जाता है। और इसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, इस परियोजना का पूरा करने के लिए उत्तराखंड को कितने करोड़ रुपए जो है केंद्र की सहायता मिलेगी? 1557 करोड़ रुपए केंद्र से सहायता मिलेगी। और 2584 करोड़ रुपए से अधिक की जो है अनुमानित लागत वाली ये परियोजना मार्च 28 तक पूरी हो जाएगी। मार्च 2028 तक इसको पूरा करना है। और इसकी टोटल राशि 2584 करोड़ रुपए हो जाएगी। केंद्र से कितनी मिलेगी? 1557 करोड़ रुपए मिलेंगे। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, इसका जो उद्देश्य है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा की सहायक नदी गोला पर जमरानी गांव के निकट बांध का निर्माण करना है। ठीक है, और ये हो जाता है आपका जमरानी बांध। ठीक है, ये चीज़ आपको देख लेनी है। इसके बाद बात कर लेते हैं, ये हो जाता है आपका जापान भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी। ठीक है, जापान और भारत के बीच में जो है सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला की साझेदारी हुई है। और इसके बारे में बात कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जापान भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी सहित भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये हो जाते हैं आपके जापान और भारत। ठीक है, जापान और भारत ने जो है सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी कर ली है। और चलिए बात कर लेते हैं, ये हो जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। अमोल मजूमदार भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं। आपसे सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, महिला भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बनाए गए हैं? ये हो जाते हैं आपके अमोल मजूमदार। ठीक है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। मुंबई के पूर्व कप्तान और घरेलू क्रिकेट के विशेषज्ञ अमोल मजूमदार को हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में चयनित किया गया है। ठीक है, यहाँ से केवल एक ही क्वेश्चन आपका बनता है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपके नहीं बनते हैं। और आप जानते हैं दोस्तों, हम केवल इंपॉर्टेंट की बात करते हैं अपने चैनल पर, बाकी की बात हम नहीं करते हैं। और बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। प्रगति प्लेटफॉर्म के 43वें संस्करण की बैठक हुई है। 43वें संस्करण की बैठक हुई है, और ये प्रगति प्लेटफॉर्म की हुई है। इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2023 को प्रगति प्लेटफॉर्म की बैठक में 7 राज्यों में मौजूद लगभग 31,000 करोड़ रुपए की सामूहिक लागत वाली 8 परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा। कितने करोड़ रुपए हो जाते हैं? ये 31,000 करोड़ रुपए हो जाते हैं। और कितनी परियोजना हो जाती हैं? तो 8 मुख्य परियोजना हो जाती हैं। और ये परियोजनाएं जो हैं कौन कौन से इनसे संबंधित राज्य हो जाते हैं? बिहार, झारखंड, हरियाणा, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 7 राज्य हो जाते हैं इस परियोजना से संबंधित। 43वां संस्करण हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये हो जाते हैं आपके बैठक पीएम मोदी चेयर्स मीटिंग ऑफ 43 एडिशन ऑफ प्रगति।
चलिए बात कर लेते हैं। अशोक गाडगिल और शुभ्रा सुरेश को यूएस का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है ये आपसे पूछा जाएगा। यूएस का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है, किसको मिला है? अशोक गाडगिल और शुभ्रा सुरेश। बात कर लेते हैं इनके बारे में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए दो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया दो भारतीयों को। भारतीय अमेरिकी अशोक गाडगिल और शुभ्रा सुरेश को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अक्टूबर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया है। और अशोक गाडगिल को नेशनल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मेडल और शुभ्रा सुरेश को जो है नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। इनके नाम केवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि नाम से ही जो है इनके क्वेश्चन बनते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। एडीबी ने $400 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। कितने मिलियन डॉलर की है? ये $400 मिलियन को ऋण को मंजूरी दी है। किसने दी है? एडीबी ने दी, यानी एशियाई विकास बैंक। और ये हो जाता है आपका, इसने भारत सरकार के शहरी सुधार एजेंडे और कुशल शासन प्रणाली का समर्थन करने के लिए $40 करोड़, और यानी आप कह सकते हैं $400 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। और एशियाई विकास बैंक ने भारत के लिए यह मंजूरी सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम उपक्रम 2 के लिए दी है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। आपसे केवल यही पूछा जाएगा एडीबी ने कितने मिलियन डॉलर की ऋण को मंजूरी दी है, तो ये हो जाता है $400 मिलियन। ये हो जाता है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए बात कर लेते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाता है। शिक्षाविद डॉक्टर वीरेंद्र नाथ दत्ता का निधन हो गया। निधन से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निधन हो गया डॉक्टर वीरेंद्र दत्ता का। और ये प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद और संगीतकार डॉक्टर वीरेंद्र दत्ता का 23 अक्टूबर 2023 को असम के दिसपुर में निधन हो गया है। आपसे ये पूछा जाएगा जो आपके डॉक्टर वीरेंद्र नाथ दत्ता थे ये क्या थे? ये आपके शिक्षाविद और संगीतकार हो जाते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद डॉक्टर वीरेंद्र नाथ दत्ता को 2009 में पद्म श्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। ठीक है, कब किया जा चुका है यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो ये आपका 2009 में सम्मानित किया जा चुका है पद्म श्री से। ये हो जाते हैं आपके वीरेंद्र नाथ दत्ता। और चलिए बात कर लेते हैं, पॉइंट नंबर हो जाता है हमारा नेक्स्ट। और बात करते हैं, गांधीनगर के कलोल में इफ्को के नैनो डीएपी तरल संयंत्र का शुभारंभ किया गया। कहाँ किया गया? यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा। ये किया गया है गांधीनगर के कलोल में। किसका किया गया है? नैनो डीएपी का किया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 24 अक्टूबर 2023 को गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल में इफ्को के नैनो डीएपी तरल संयंत्र का लोकार्पण किया है। कहाँ किया है? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। किसका किया है? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और इसके बाद क्वेश्चन क्या बनेगा? ये बनेगा आपका, इफ्को की कलोल इकाई ग्रीन टेक्नोलॉजी आधारित नैनो डीएपी में लगभग 42 लाख बोतलों का उत्पादन करेगी, जिससे किसानों को लाभ होगा। कितनी बोतलों का उत्पादन किया जाएगा? 42 लाख बोतलों का उत्पादन किया जाएगा। और इस प्लांट में रोजाना 500 ml वाली 2 लाख बोतलों का उत्पादन होगा। और प्रत्येक बोतल जो है 45 किलो के बैग के बराबर होगी। और एक बोतल की कीमत आपकी लगभग 600 रुपये की रखी जाएगी। ठीक है, बोतल का प्राइस आपसे पूछा जा सकता है। एक बोतल की कीमत आपकी लगभग 600 रुपये की रखी जाएगी। ये हो जाता है आपका नैनो तरल का जो है उद्घाटन करते हुए। और बात कर लेते हैं कोची में मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान के बारे में। और भारत सरकार ने मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग ने 23 अक्टूबर 2023 को कोची में मत्स्य संपदा जागृति अभियान पर एक कार्यशाला का आयोजन किया है। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ किया गया है? ये आपका कोच्चि में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी विभाग के जो है अंतर्गत किया गया है। और ये हो जाते हैं इसकी घोषणा करते हुए। और चलिए बात कर लेते हैं, ये हो जाते हैं आपके इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं। बिम्स्टेक की बात हो रही है तो इंद्रमणि पांडे को बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन यानी बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? ये किया गया आपका इंद्रमणि पांडे को। बात कर लेते हैं, इंद्रमणि पांडे पहले भारतीय हैं जो बिम्स्टेक के महासचिव पद संभालेंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहले हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इंद्रमणि पांडे, इनका नाम आपको याद रखना है। और चलिए बात कर लेते हैं, ये हो जाते हैं आपके बिम्स्टेक के 7 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें दक्षिण एशिया के 5 देश आते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं?
भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश आते हैं, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, ये 7 देश जो हैं बिमस्टेक के अंतर आते हैं। बात करते हैं बिमस्टेक का गठन की, तो इसका जो गठन है वो 1997 में हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके जो सचिवालय से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका राजधानी ढाका में हो जाता है। और ये हो जाते हैं आपके इंद्रमणि पांडे। और बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। ये हो जाता है आपके भारत के पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है। बात कर लेते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और स्पिनर गेंदबाज बिशन सिंह बेदी का निधन ये अक्टूबर 23 को हो गया है और वे 77 वर्ष के थे। बिशन सिंह बेदी ने भारत के लिए 1966 से 1979 के बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला है। और बिशन सिंह बेदी का जन्म आपसे पूछा जा सकता है, 1946 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और ये हो जाते हैं आपके बिशन सिंह बेदी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। बात कर लेते हैं गगनयान का पहला टेस्ट व्हीकल एबॉट मिशन, ये TV-D1 जो है ये लॉन्च हुआ है। और ये कहाँ से हुआ है ये हम देख लेते हैं। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी हम समझ लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने 21 अक्टूबर 2023 को गगनयान के पहले टेस्ट व्हीकल एबॉट मिशन 1 का जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित ये कर दिया है। और बात कर लेते हैं इसके बारे में। गगनयान क्रू मॉडल के एक प्रारंभिक डिप्रेसराइज्ड संस्करण को एकल इंजन रॉकेट के तहत जो है 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये ले जाया गया था। और इसके बाद अंतिम रूप से नीचे उतारने के लिए पैरासूट का उपयोग भी किया गया था। यहाँ से आपके ऊंचाई से क्वेश्चन बनता है कितने किलोमीटर ये गया था। ये आपका 17 किलोमीटर गया था। इसका नाम आपको याद रखना है, व्हीकल एबॉट मिशन 1, ये इसका नाम हो जाता है। और बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। गगनयान मिशन का उद्देश्य जो है 400 किलो पृथ्वी की निचली कक्षा पर मानव को अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना हो जाता है। और गगनयान देश का पहला मानव जो है अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2025 से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है। ये बात हो जाती है अंतरिक्ष मिशन। ये हो जाता है आपका गगनयान का पहला टेस्ट। और चलिए बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में। ये हो जाता है आपका प्रोजेक्ट उद्भव। प्रोजेक्ट उद्भव क्या है, बात करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान प्रोजेक्ट उद्भव का जो है शुभारंभ किया है। किसने किया है, ये किया है आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। कहाँ किया है, ये आपका किया है दिल्ली में। यहाँ से केवल क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं इनसे नहीं बनते हैं। प्रोजेक्ट उद्भव जो है भारतीय थल सेना यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के बीच की जो है सहयोगात्मक पहल हो जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट उद्भव है, राजनाथ सिंह ने जो है इसका उद्घाटन किया है। कहाँ किया है, नई दिल्ली में किया है। ठीक है, नाम क्या है, प्रोजेक्ट उद्भव। और चलिए बात कर लेते हैं, ये हो जाते हैं आपके प्रोजेक्ट उद्भव के तहत जो है मीटिंग करते हुए। और यहाँ हम देख लेते हैं अगला पॉइंट ये क्या हो जाता है। ये हो जाता है आपका मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा सम्मानित किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को 21 अक्टूबर 2023 को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च सम्मान अवार्ड अवार्ड फॉर लीडरशिप से सम्मानित किया है। कौन सा अवार्ड हो जाएगा, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप हो जाएगा। और अमेरिका का प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च सम्मान से इनको सम्मानित किया है। ठीक है, किसको सम्मानित किया है, न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को। इससे बनने वाले और क्या पॉइंट हो जाते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। हार्वर्ड लॉ स्कूल के भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ को यह सम्मान देने की घोषणा 11 जनवरी 2023 को की गई थी। 11 जनवरी 2023 को जो है सम्मान देने की घोषणा की गई थी और अब जाकर ये सम्मान इनको दिया गया है। और मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने 1982-83 में हार्वर्ड लॉ स्कूल से विधि एवं न्याय शास्त्र में स्नातकोत्तर और 1983 से 86 में न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि ली थी। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और ये हो जाते हैं आपके मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। और चलिए बात कर लेते हैं, ये हो जाते हैं आपका अगला पॉइंट ये क्या कहता है। अशोक वासवानी कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। कौन किए गए हैं, अशोक वासवानी किए गए हैं। किस बैंक के CEO या MD बनाए गए हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के बनाए गए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने सिटी ग्रुप के पूर्व बैंकर अशोक वासवानी को अगले प्रबंध निदेशक
या मुख्य कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, किसको? अशोक वासवानी को कोटक महिंद्रा बैंक ने। और चलिए बात कर लेते हैं अगला पॉइंट क्या हो जाता है। आबू धाबी मास्टर 2023 में बैडमिंटन प्रतियोगिता ये कहाँ हुई है, इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। भारतीय महिला युगल जोड़ी अश्वनी पोनप्पा और तनिषा क्रेस्टो तथा महिला एकल में उन्नति हुड्डा ने 22 अक्टूबर 2023 को अपने अपने मैचों में आबू धाबी मास्टर 2023 का बैडमिंटन का खिताब जीत लिया। कौन हो जाते हैं? भारतीय अगर युगल जोड़ी की बात करते हैं तो अश्वनी पोनप्पा और तनिषा क्रेस्टो हो जाती है। महिला एकल की बात करते हैं तो ये हो जाती है आपकी उन्नति हुड्डा। ये नाम केवल आपको याद रखने, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आबू धाबी मास्टर 2023 की बैडमिंटन ये प्रतियोगिता हो जाती है और ये हो जाती है आपकी हुड्डा। और चलिए बात कर लेते हैं, ये हो जाते हैं आपके सागर से सारांश विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने डेटा आधारित निर्णय लेने को प्रोत्साहित करने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र के हिस्से के रूप में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश और इसको जो है विकसित किया है। किसने इसको विकसित किया है? ये सीबीएसई ने किया है। और क्यों किया है ये भी हम देख लेते हैं। इस सॉफ्टवेयर में 28,000 से अधिक सीबीएसई स्कूलों के 13 लाख से अधिक शिक्षकों का लगभग 3 करोड़ छात्रों का डाटा जो है उपलब्ध होगा और सारा डाटा जो है ये डिजिटल हो जाएगा। इसलिए जो है सागर से सारांश विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाता है। भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में, भारत के पहले, साहिबाबाद में है उत्तर प्रदेश में, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम बात कर रहे हैं आर के एग्जाम की। और भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का जो है उद्घाटन किया है और साथ ही आरआरटीएस गलियारे के तहत चलने वाली पहली रैपिड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। और यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा भी हो जाती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो ये हो जाता है आपका वंदे भारत की तर्ज पर इसका नाम नमो भारत रखा गया है। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम नमो भारत रखा गया है। और प्रथम चरण में यह रेल सेवा जो 17 किलोमीटर लंबी होगी, जो गाजियाबाद से साहिबाबाद से दोहाई डिपो के बीच में चलाई जाएगी। ठीक है, प्रथम चरण में इसको केवल 17 किलोमीटर चलाया जाना है। और दूसरे चरण की बात करते हैं प्रथम चरण में पाँच स्टेशन होंगे। कौन कौन से? साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। ठीक है, इसके बाद अगला चरण होगा यानी दूसरा चरण होगा, उसमें यह ट्रेन जो है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच और 82 किलोमीटर लंबे रूट पर ये चलाई जाएगी। ठीक है, ये पहली ट्रेन है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है और जिसे राजधानी क्षेत्र परिवहन नगर निगम द्वारा संचालित किया जाएगा। एनसीआरटीसी के द्वारा क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से संबंधित ट्रेनों को रैपिड एक्स नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? रैपिड एक्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पीएम टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है, ऑन 20 अक्टूबर। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। चलिए बात कर लेते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाता है। बात करनी है हमें रघुवर दास ओडिशा और इंद्रसेना नल्लू त्रिपुरा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, 18 अक्टूबर को जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाया है और इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। रघुवर दास ओडिशा के हो जाएंगे और इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ये त्रिपुरा के हो जाएंगे। और चलिए बात कर लेते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाता है। गुजरात के धोर्डो को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का 2023 का पुरस्कार मिला है। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। कहाँ का गांव हो जाता है? ये गुजरात का हो जाता है। गांव का नाम क्या है? धोर्डो वो गांव हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार मिला है। और बात करते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी संगठन पर्यटन गांव 2023 नामक सूची में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित ढोदो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित किया गया है। ठीक है, गुजरात का गांव है, गांव का नाम आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में लगभग 260 आवेदनों में से कुल 54 गांवों का चयन किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाता है? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का, तो इसका मुख्यालय हो जाता है आपका स्पेन के मैड्रिड में। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है और ये हो जाता है आपका धोर्डो गांव। चलिए बात कर लेते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। पाकिस्तान ने अबाबिल हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं।
पाकिस्तान ने अपनी प्रतिरोधक क्षमता और मजबूत करने के लिए 18 अक्टूबर को अबाबिल हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अबाबिल पाकिस्तान की जमीन से जमीन पर माउंट करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, ये क्या हो जाती है? अबाबिल एक मिसाइल हो जाती है और ये बैलिस्टिक मिसाइल हो जाती है, जमीन से जमीन पर वार करेगी। अबाबिल मिसाइल की रेंज कितनी है ये आपसे पूछी जा सकती है। ये आपकी 2200 किलोमीटर की रेंज इसकी हो जाती है। ठीक है, अबाबिल के बारे में आपने बात कर लिया है और पाकिस्तान ने अबाबिल मिसाइल का किया सफल परीक्षण, यहाँ भी आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं वैश्विक पेंशन सूचकांक। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 के बारे में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? 15वें वार्षिक मर्जर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स ने हाल ही में विभिन्न देशों में सेवानिवृत्ति आय प्रणालियों की रैंकिंग जारी की है और भारत को जो है 47 देशों में 45वें स्थान पर रखा गया है। और भारत का समग्र सूचकांक मूल्य वर्ष 2022 में 44.5 से बढ़कर 23 में 45.9 हो गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वैश्विक पेंशन सूचना में जो है 47 देशों में से 45वें स्थान पर भारत आ जाता है। और चलिए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। ठीक है, कुछ देशों में लागू हो गया है लेकिन यहाँ इसको मान्यता देने से मना कर दिया है। और 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान बैठक ने सुप्रिया सुप्रिया चक्रवर्ती व अन्य बनाम भारत संघ मामले में निर्णय देते हुए समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए विशेष अभियान में संशोधन करने से इनकार कर दिया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके लिए जो है सरकार ने मना कर दिया है। और चलिए बात कर लेते हैं, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं ये क्या हो जाता है। तमिलनाडु में तिलापिया पारवा वायरस संक्रमण का भारत का पहला मामला आया है। कौन से संक्रमण का? तिलापिया पाओ वायरस संक्रमण का भारत में पहला मामला आया। कौन सा है? भारत में पहली बार तमिलनाडु के रानीपेट जिले में। ये जिला आपसे पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, और वालाजा में स्थित तालाबों में तिलापिया पाओ वायरस की घटना सामने आई है और ये एक छोटा अविकसित सिंगल स्टेटेड DNA वायरस है जो खेत में पैदा होने वाली मीठे पानी की मछली की प्रजातियां तिलापिया को प्रभावित कर रहा है। इसका नाम आपको याद रखना, तिलापिया पाओ वायरस। ठीक है, और भारत ने TIPV के मामले दर्ज कराने वाला तीसरा देश बन गया है। गरीब आदमी की मछली कही जाने वाली मोजाम्बिक तिलापिया को 1950 के दशक में भारत के ताजे जल निकायों में लाया गया था। ठीक है, गरीब आदमी की मछली है, नाम क्या है? मोजाम्बिक तिला पायो। और ये हो जाती है आपकी मोजाम्बिक तिला पायो। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसके माध्यम से। और ये स्किन रेडनेस हो रही है और ये कॉर्नियल इंजरी हो रही है इसको, और ये एक वायरस के कारण हो रही है। चलिए बात कर लेते हैं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप के बारे में। और छत्तीसगढ़ के राजनाथ गांव में पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ के राजनाथ गांव में किया गया है। इस प्रतियोगिता में मेजबान छत्तीसगढ़ समेत 14 राज्यों की टीमों ने भाग लिया है। ठीक है, कितने राज्यों की टीमों ने भाग लिया है? मेजबान सहित 14 राज्यों की टीमों ने भाग लिया है। मध्य प्रदेश ने पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है। और ये हो जाती है आपकी हॉकी। और चलिए बात कर लेते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाता है। फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति मार्टी एहतियारी का निधन हो गया है। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, ये आपके लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और इनसे क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी एहतिसारी को 16 अक्टूबर 2023 को इनका निधन हो गया है। और मार्टी एहतिसारी जो है 1994 से 2000 तक फिनलैंड के 10वें राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं। और चलिए बात कर लेते हैं पोर्ट्स टेक्टोनिक प्लेट की खोज की गई है। ये कहाँ की गई है? बोर्नियो में प्राचीन चट्टानों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में पश्चिमी प्रशांत महासागर में पोर्ट्स नामक टेक्टोनिक प्लेट की खोज की गई है। कहाँ की गई है? प्रशांत महासागर में की गई है और बोर्नियो में ये की गई है। और एक लंबे समय से लुप्त छोटी टेक्टोनिक प्लेट है जो पूर्वी गोलार्ध में उत्तरी भाग में स्थित है। और बात करते हैं प्राचीन पोर्ट्स महासागर से जुड़े होने के कारण से पोर्ट्स प्लेट का नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप इमेज के माध्यम से पोर्ट्स प्लेट को। और चलिए देख लेते हैं, ये हो जाता है हमारा अगला पॉइंट। ये क्या कहता है?
ये हो जाता है आपका ईवी रेड्डी इंडिया डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया और कहाँ पर किया गया है? केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के द्वारा 16 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में, ठीक है, ईवी रेड्डी इंडिया डैशबोर्ड का जो है शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? मंत्री आर के सिंह के द्वारा किया गया है। कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है और इसका नाम आपको याद रखना है, ईवी रेड्डी इंडिया डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया है। थिंक टैंक ओएमआई फाउंडेशन के नीति और उद्योग विशेषज्ञों द्वारा विकसित यह डैशबोर्ड एक निःशुल्क डिजिटल प्लेटफॉर्म हो जाता है। ठीक है, निःशुल्क है ये, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं तमिलनाडु में नीलगिरी तहर के संरक्षण की परियोजना चल रही है। ठीक है, इस परियोजना के बारे में समझ लेते हैं, अक्टूबर में इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। तमिलनाडु सरकार ने अपने राजकीय पशु, तमिलनाडु सरकार का जो है राजकीय पशु कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है आपका नीलगिरी तहर। ये एक बकरी की प्रजाति है और इसका संरक्षण करने के लिए 12 अक्टूबर 2023 को महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नीलगिरी तहर परियोजना ये शुरू की गई है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और इस तरह के क्वेश्चन जो है हर बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और स्थानीय रूप से वरायादू के नाम से चर्चित नीलगिरी तहर हो जाती है और पश्चिमी घाट की एक लुप्त प्राय प्रजाति ये हो जाती है। और इसके बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नीलगिरी तहर खड़ी चट्टानों पर चढ़ने के दौरान गुरुत्वाकर्षण को मात देने के अपने कौशल के लिए जानी जाती है, क्योंकि ये जो है खड़ी चट्टानों पर भी चढ़ जाती है। ठीक है, इस तरह से ये चट्टान है और यहाँ जो है ये चढ़ती हुई ऊपर तक चली जाती है। और इन पहाड़ी बकरियों को माउंटेन मोनार्क के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि माउंटेन मोनार्क क्या है, तो एक बकरी की प्रजाति हो जाती है। ठीक है, और ये पहाड़ों पर चढ़ने के लिए मशहूर है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, नीलगिरी तहर। और चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन हो जाता है हमारा, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर एम एस गिल का निधन हो गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है? भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर एम एस गिल का 15 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में निधन हो गया है। और डॉक्टर एम एस गिल भारत के 11वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि 11वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे भारत के। ये हो जाते हैं आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर एम एस गिल। चलिए बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार से संबंधित। नोबेल पुरस्कार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता कवयित्री लुईस गलक का निधन हुआ है। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता और अमेरिका की प्रसिद्ध कवयित्री लुईस गलक का निधन हाल ही में हुआ है। ठीक है, ये कहाँ की थी? ये आपकी अमेरिका की प्रसिद्ध कवयित्री लुईस गलक हो जाती हैं और ये नोबेल पुरस्कार विजेता थी, इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इनको जो है 2020 में साहित्य नोबेल के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट, गलक को जो है 1993 में वाइल्ड आइरिस के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला था, जो कविता की एक पुस्तक थी और वाइल्ड आइरिस पीड़ा, मृत्यु और पुनर्जन्म के विषयों से संबंधित थी। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये हो जाती है आपकी नोबेल पुरस्कार विजेता कवियत्री लुईस गलक। ठीक है, इनका निधन हो गया है। बात कर लेते हैं जो अभी रिपोर्ट आई है वैश्विक भूख सूचकांक की, और इसमें जो भारत की स्थिति काफ़ी ख़राब मानी जा रही है। और वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में, रिपोर्ट में 125 देशों की सूची में भारत को 111वां स्थान दिया गया है। ठीक है, और ये जो काफ़ी ख़राब स्थिति मानी जा सकती है भारत की। इस सूचकांक में भारत को 2022 में 107वें स्थान पर रखा गया था। ठीक है, और अब जो है 4 स्थान जो है और भी नीचे चला गया है, यानी 111 नंबर पर ये पहुंच गया है। और बात कर लेते हैं इसके बारे में। यह सूचकांक संयुक्त रूप से 2 सरकारी संगठनों, कौन कौन से हो जाते हैं? आयरलैंड के हो जाते हैं कंसर्न वर्ल्ड वाइल्ड, और जर्मनी के हो जाते हैं वेंट हंगर हिल। ठीक है, और इनके द्वारा जो है 12 अक्टूबर 2023 को ये रिपोर्ट प्रकाशित किया गई है। और रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या हैं, यहाँ से हमें समझने वाली चीज़ें मिल जाएंगी, जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं वही हमें केवल देखना है। सूचकांक पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत जो है 28.7 अंक के साथ, भारत में भूख का स्तर काफ़ी गंभीर माना जा रहा है। भारत में बाल कुपोषण की स्थिति ये विश्व के सबसे अधिक देखी जा रही है और ये 18.7 हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बेलारूस बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोनिया, चिली, चीन ये शीर्ष रैंक वाले देशों में शामिल हो जाते हैं, अर्थात यहाँ जो भुखमरी है वो निम्न स्तर पर हो जाती है। और यमन, मेडागास्कर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य सूचकांक में सबसे नीचे आ जाते हैं। ठीक है,
भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी क्या क्या रैंक हो जाती है ये भी आपको देख लेना है और समझ लेना है। पाकिस्तान 102 नंबर पर हो जाता है, बांग्लादेश 81 नंबर पर हो जाता है, नेपाल आपका 69वें नंबर पर हो जाता है और श्रीलंका आपका 60 नंबर पर हो जाता है। ठीक है, ये जो है भारत के पड़ोसी राज्य हैं जिनकी स्थिति भारत से काफ़ी बेहतर मानी जा सकती है। और ये देख लेते हैं, बेहद जो है 50% के हिसाब से जो है बेहद खतरनाक चिंताजनक स्थिति मानी जा सकती है। और चलिए बात कर लेते हैं, इरकॉन राइट लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। वित्त मंत्रालय ने 12 अक्टूबर को रेलवे से जुड़ी दो कंपनियों राइट्स लिमिटेड और इरकॉन को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। और अब भारतीय नवरत्न कंपनियों में 14 से बढ़कर, पहले नवरत्न कंपनियां कितनी थी, 14 थी, अब बढ़कर जो है इनकी संख्या हो जाती है 16। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इनका जो क्रम है, क्रम भी आपसे पूछा जाएगा। तो इनका जो क्रम है, सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले हो जाती है आपकी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, ये हो जाती है आपकी 15 नंबर पर। और राइट्स लिमिटेड ये हो जाती है आपकी 16वें नंबर पर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और चलिए बात कर लेते हैं, 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस कोच्चि में आयोजित की गई है और इनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। 10 से 13 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा केरल के कोच्चि में 16वीं विज्ञान कांग्रेस आयोजित की गई है। और कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन केरल में पहली बार किया गया है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि केरल में पहली बार किया गया है और जिसकी मेज़बानी ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान द्वारा की गई है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन यही बनते हैं, कौन सी हो जाएगी, 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस की हो जाएगी। कहाँ हुई है, कोच्चि में हुई है। और कोच्चि हो जाता है आपका केरल में, और केरल में ये हुई है पहली बार, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। यहाँ आप समझ लेते हैं, इम्पोर्टेंट जो हो जाता है ये हो जाता है आपका कोच्चि में हुई है, और कोच्चि में केरल में हुई है। और ये हुई आपकी 16वीं एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस एंड ASC एक्सपो। और चलिए बात कर लेते हैं, 8वां ब्रिक्स सम्मेलन आ गया आपका, 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन। ठीक है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा 11 से 13 अक्टूबर जो है 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कौन सा, ये 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 हो जाता है। और वर्ष 2025 में 9वां जो होगा ये कहाँ होगा, ये होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन, ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 2023 का ये हो जाता है आपका भारत में, 2025 में होगा 9वां होगा, ये हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका में। और चलिए बात कर लेते हैं, पंजाब से जो है एक क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। और पंजाब में पूछा 44 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगाया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य में अगले खरीफ सीजन में वर्ष यानी 2024 में पूछा 44 धान की किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगाने की हाल ही में घोषणा कर दी है। और पंजाब में गिरते भू जल स्तर और पराली जलाने से बढ़ते प्रदूषण के कारण इसमें जो है राज्य सरकार ने धान पूछा 44 किस्म को पर पाबंदी लगा दी है। ठीक है, इसको अब पंजाब में नहीं उगाया जाएगा क्योंकि ये पानी को ज़्यादा खाती थी, इसलिए जो है इस पर पाबंदी लगाई है। और भी इससे काफ़ी सारे नुकसान हो रहे थे। ये हो जाता है आपका पूसा चावल, इस पर पाबंदी, पानी की ज़्यादा खपत इसमें हो जाती है। और ज़्यादा उत्पादन देने वाली लेकिन देर से पकने वाली इस जो खरीद भी नहीं करेगी सरकार। ठीक है, और पूसा 44 के मुकाबले धान की अन्य किस्में 2 माह पहले ही तैयार हो जाती हैं, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और चलिए बात कर लेते हैं, तमिल लेखिका शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। कौन हो जाती हैं, तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनके 2019 के संस्करण सूर्यवंशम के लिए जो है सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। और सरस्वती सम्मान के बारे में बात कर लेते हैं, ये हो जाता है आपका के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला ये प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार हो जाता है। और बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो सरस्वती सम्मान के अलावा बिहारी पुरस्कार और व्यास सम्मान भी जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा ही ये दिया जाता है। और ये हो जाते हैं आपके सरस्वती सम्मान से सम्मानित। कौन हो जाती हैं ये हो जाती है आपकी लेखिका शिवशंकरी। और बात कर लेते हैं इजराइल से। इजराइल में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय ये चलाया गया है। ठीक है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है ये भी हम देख लेते हैं। भारत ने इजराइल से लौटने और इच्छुक अपने नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए 11 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन अजय का शुभारंभ किया है। इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच में जारी युद्ध को देखते हुए
ऑपरेशन विजय जो है ये शुरू किया गया था। किसके लिए? ये हमास में जो है युद्ध चल रहा है उसके लिए जो ये उसको युद्ध को स्थिति को देखते हुए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई थी। बात कर लेते हैं ऑपरेशन अजय में इजराइल से भारतीय नागरिकों को वापस लाया जाएगा और ये कोई बचाव अभियान नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें जो है जो भारतीय वापस आना चाहते हैं केवल उन्हीं को लेकर आया जाएगा। और इजराइल में छात्रों, पेशेवरों और व्यापारियों को मिलाकर लगभग 18,000 भारतीय रहते हैं। ठीक है, जिसको आना है वो आ सकता है, जिसको नहीं आना है वो वहीं पर रह सकता है। ठीक है, ये हो जाती है उनकी फ्लाइट। बात कर लेते हैं हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के बारे में। ठीक है, तो इनसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? हुरून इंडिया 360 वन वेल्थ के 10 अक्टूबर 2023 को 360 वन हेल्थ हरून इंडिया रिच लिस्ट जारी की गई है और यह भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की 12वीं वार्षिक रैंकिंग हो जाती है। और वर्ष 2023 में जारी 360 वन हेल्थ हरून इंडिया रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी को शीर्ष स्थान जो है पर रखा गया है। उनकी संपत्ति कितनी है? 8.08 लाख करोड़ हो जाती है और वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंधक हो जाते हैं। और यहाँ देख लेते हैं हारून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में शीर्ष 5 व्यक्ति कौन कौन हो जाते हैं। नंबर 1 पर आपके मुकेश अंबानी हो जाते हैं, ये रिलायंस इंडस्ट्री के हो जाते हैं। नंबर 2 पर गौतम अडानी हो जाते हैं। 3 पर आपके साइरस पूनावाला हो जाते हैं। 4 पर आपके शिव नादर हो जाते हैं और 5 पर आपके गोपी चंद हिंदुजा हो जाते हैं। ठीक है, इनके आपको कंपनी भी दी गई है और कुल संपत्ति भी आपको दिखाई दी गई है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये हो जाती है आपकी टॉप रिच लिस्ट। ठीक है, ये भी आपको देख लेनी है। और चलिए बात कर लेते हैं बहसोली पश्मीना से। बसोली पश्मीना को जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ से संबंधित हो जाती है? जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के पारंपरिक शिल्प बसोली पश्मीना को हाल ही में प्रतिष्ठित भौगोलिक जीआई टैग जो है ये प्राप्त हुआ है। और बसोली पश्मीना अपनी असाधारण कोमलता, बारीकी और पंख जैसे वजन के लिए प्रसिद्ध हो जाती है। ठीक है, बात कर रहे हैं बसोली ही। और पारंपरिक हस्तकताई तकनीकों द्वारा इसका उपयोग करके कुशल कारीगरों द्वारा इसको तैयार किया जाता है। किस तरह से तैयार किया जाता है यहाँ आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। और चलिए बात कर लेते हैं, ये हो जाती है आपकी क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। नोबेल पुरस्कार मिला है किसको? ये हो जाती है आपकी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 9 अक्टूबर 2023 को अर्थशास्त्रीय क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? अमेरिका की क्लाउडिया गोल्डिन को दिया जाने की घोषणा की है। नाम आपको याद रखना है, ये हो जाता है आपका क्लाउडिया गोल्डिन। और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। क्लाउडिया गोल्डिन को यह पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए दिया गया है। और क्लाउडिया यह सम्मान पाने वाली तीसरी महिला हो जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और ये हो जाती है आपकी क्लाउडिया गोल्डिन। चलिए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। कैल्विन किप्टन ने मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कहाँ बनाया है? केन्या के कैल्विन किप्टन ने 8 अक्टूबर 2023 को शिकागो मैराथन में 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 35 सेकंड में तय करके पुरुषों का रिकॉर्ड जो है ये तोड़ दिया है। ठीक है, नाम पूछा जाएगा और कहाँ पर हुई है ये भी आपसे पूछा जाएगा। और ये हो जाते हैं आपके कैल्विन किप्टन। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। और अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। डेविड वार्नर एक दिवसीय विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। बात करते हैं डेविड वार्नर के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर ने 8 अक्टूबर 2023 को एक दिवसीय विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाजी बन गए हैं। और विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड ये सचिन तेंदुलकर के नाम होता था पहले। अब ये रिकॉर्ड जो है वार्नर के नाम हो गया है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेविड वार्नर रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट 1000 रन इन ओडीआई वर्ल्ड कप। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अमेजॉन ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है। किसने किया है? अमेजॉन ने किया है। अमेजॉन ने 6 अक्टूबर 2023 को अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है और जिसे कंपनी ने प्रोजेक्ट कुइपर का नाम दिया है। ये नाम आपसे को याद रखना है, प्रोजेक्ट कुइपर। किसने किया है? अमेजन ने लॉन्च किया है। और अमेजन अपने इस पहले प्रोजेक्ट के जरिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और इसे धरती से करीब 500 किलोमीटर ऊपर स्थित कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अमेजोन ने इसको लॉन्च किया है, नाम क्या है? प्रोजेक्ट कुइपर।
और ये हो जाता है आपका अमेजोन का स्पेस। बात कर लेते हैं नरगिस मोहम्मदी को वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। इनके बारे में बात कर लेते हैं। स्वीडिश अकादमी ने 6 अक्टूबर 2023 को ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को वर्ष 2023 का शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको? नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मद की यह पुरस्कार ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकार के स्वतंत्रता के लिए किए गए उनके प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। और क्या हो जाता है इससे संबंधित? मोहम्मदी नोबेल पुरस्कार जीतने वाली 19वीं महिला हो जाती हैं और वर्ष 2023 में शिरीन इबाही के बाद यह पुरस्कार जीतने वाली दूसरी ईरानी महिला भी हो जाती हैं। इनसे भी आपको याद रखना है, इनका नाम आपको याद रखना है। नरगिस मोहम्मदी जो है नोबेल शांति पुरस्कार इनको दिया गया है। भारत तीसरे कार्यकाल के लिए एआईडीबी का अध्यक्ष बन गया है। तीसरे कार्यकाल के लिए लगातार भारत को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी एआईडीबी के अध्यक्ष के रूप में 6 अक्टूबर 2023 को फिर से चुन लिया गया है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या हो जाते हैं? भारत इससे पूर्व जो है 2018 से 2021 तक भी रहा है, 2021 से 2023 में भी जो है रहा है। और एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में 2 कार्यकाल जो है ये पूरा कर चुका है। और एआईडीबी यूनेस्को के तत्वाधान में 1977 में स्थापित की गई थी और यह एक विशिष्ट क्षेत्रीय अंतर सहकारी सरकारी संगठन हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं, ये हो जाते हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जेकेडीएफपी विधि विरुद्ध संगठन घोषित हो गया है। भारत सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम जो है 1967 की धारा 3 के तहत अंतर्गत एक विधि विरुद्ध संगठन घोषित कर दिया गया है। किसको कर दिया गया है? यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये हो जाता है आपका जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी यानी जेकेडीएफपी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी 1998 से राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाई जाती है। और इसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? जेकेडीएफपी के सदस्यों ने सदैव भारत में अलगाववाद तथा अंतर आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। और चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? ये नाम आपको याद रखना है, जॉन फॉसे को। और इसके बाद देख लेते हैं, स्वीडिश अकेडमी ने 5 अक्टूबर 2023 को नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को वर्ष 23 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा कर दी है। और यह पुरस्कार जो उनके अभिनव नाटकों और गद्य साहित्य के लिए प्रदान किया गया है और जो अनकही भावनाओं को आवाज़ भी देते थे। जॉन फासे ने उपन्यास को ऐसी शैली में लिखा है जिस फासे मिनिमलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, यहाँ से भी आपका जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो जाते हैं आपके जॉन फासे। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और चलिए बात कर लेते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाता है? डॉक्टर जोईता गुप्ता को स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया है। भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता को विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ का पुरस्कार है? ये हो जाता है आपका नीदरलैंड का। किसको दिया गया है? प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता को दिया गया है। ठीक है, बल याद रखना है, बाकी आपको कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और जोईता को आधिकारिक रूप से यह पुरस्कार पाने के लिए चुने गए अन्य वैज्ञानिक टोबी केयर्स के साथ 4 अक्टूबर को यह प्रदान किया जाएगा। नीदरलैंड की अनुसंधान परिषद ने 7 अक्टूबर को यह पुरस्कार की घोषणा कर दी है। नाम आपको याद रखना है, किसको मिला है ये भी आपको याद रखना है और किस देश का है, ये आपका नीदरलैंड का हो जाता है। जोईता न्याय संगत और टिकाऊ दुनिया पर केंद्रित उनके वैज्ञानिक कार्य के लिए उनको दिया गया है। और स्पिनोजा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड का सर्वोच्च पुरस्कार हो जाता है। और इस पुरस्कार को डच नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो जाते हैं आपकी स्पिनोजा प्राइज पाने वाली और जोईता गुप्ता। और चलिए बात कर लेते हैं, डब्ल्यूएचओ से एक क्वेश्चन आ गया है और बात कर लेते हैं डब्ल्यूएचओ के बारे में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2 अक्टूबर को मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 मैट्रिक्सम को मंजूरी दे दी है। और इस वैक्सीन को ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया है। और इससे पूर्व डब्ल्यूएचओ ने 2021 में RTS AS01 नामक टीकों को स्वीकृति दी थी। और मैट्रिक्स वैक्सीन का निर्माण जो है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। और ये हो जाती है आपकी, इस वैक्सीन को पहले
बुर्किना फासो, घाना और नाइजीरिया में उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है। ठीक है, ये हो जाती है आपकी मलेरिया की वैक्सीन। और बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद में बनाया जा रहा है। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये देश का पहला है। हैदराबाद में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन अक्टूबर 2023 में किया गया है और हेल्थ वे नामक यह इनोवेटिव ट्रैक विश्व स्तर पर अपनी तरह का दूसरा ट्रैक हो जाएगा। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। ये बनाया जा रहा है आपका हैदराबाद में, और हैदराबाद के मुख्य कैरिवजे सर्विस रोड के बीच आउटर रिंग रोड पर स्थित यह ट्रैक 24 घंटे खुला रहेगा, और जिससे शहर में साइकिलिंग समुदाय को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। और इसे जो है दक्षिण कोरिया में डेजॉन और सैनजोंग बाइक हाईवेज की तर्ज पर बनाया गया है। ठीक है, दक्षिण कोरिया की तर्ज पर इसको बनाया जा रहा है। ये हो जाता है आपका साइकिलिंग ट्रैक। चलिए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आ जाता है आपका अगला। मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू को जीत मिली है। किसको जीत मिली है, ये आपको बताना है। ये हो जाते हैं आपके मालदीव में विपक्षी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव पीपीएम के उम्मीदवार हैं डॉक्टर मोहम्मद मीजू। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव इन्होंने जीत लिया है और उन्होंने वर्तमान जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम मोहम्मद सोली को हरा दिया है। ठीक है, ये चीज़ आपको इनसे याद रखनी है, और इसके बारे में आपको और क्या याद रखना है ये भी देख लेते हैं। और मोहम्मद मीजू जो है 17 नवंबर 2023 को शपथ लेंगे, और तब तक इब्राहिम सोली कार्यकारी जो राष्ट्रपति ये बने रहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है समाप्त होता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और ये हमारी अक्टूबर मंथ का जो करंट अफेयर हो जाता है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हम आगे जो है सभी मंथ के जो है इसी तरह के करंट अफेयर लेकर आ जाएंगे। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।